बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट को 30 मिनट्स के अंदर। जी हां, 30 मिनट के अंदर मैं पूरा जो कॉन्सेप्ट है सिलेबस में सब रिवाइज करा दूंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इजी फिजिक्स के लिए। तो फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि अल्टरनेटिंग करंट है। कई बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मुझे मिल जाए तो और आसानी होगी, तो आसानी से मिल सकता है। आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप बेटा, और इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। ये लेकर यहां पर जितना भी क्लिक करेंगे सब अनलॉक है और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ ले लेनी है। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वीडियो चालू है, बन रहा है। अल्टरनेटिंग करंट सबसे पहले जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां दिखा रखा है डीसी में, कलर थोड़ा चेंज करता हूं अपने पेन का। ये जो आपको डीसी दिखाई पड़ रही है, डीसी क्या होती है, लगभग सेम मैग्नीट्यूड के साथ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो क्या करती है, पीरियोडिकली यानी एक फिक्स टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकती है लेकिन डायरेक्शन को बदलती रहती है। तो जो स्पेशल चीज ध्यान रखनी है, डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन नहीं बदलेगी, अल्टरनेटिंग करंट में पीरियोडिकली यानी एक फिक्स टाइम के बाद बराबर डायरेक्शन बदलेगी। और ये साइनसोइडल वेव रहती है साइन कर्व के आधार पर, जिसको हम लोग नॉर्मली स्टडी करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट इस तरह की करंट होगी, डायरेक्शन बदलेगा पीरियोडिकली और मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है। और इसकी जो इक्वेशन होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि उसी के बेसिस में सारी स्टडीज हम करते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज की इक्वेशन होती है वो होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जहां पर E की वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ई नॉट होता है पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और एसी क्या है, ये करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आप ध्यान रखिए, यहां पर ये करंट के लिए हो गई बात और ये वोल्टेज के लिए बात हो गई। और बाकी I है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई नॉट है एम्पलीट्यूड, और साइन ओमेगा टी आप जान ही रहे हैं जो फंक्शन की वैल्यू लिखी जाती है यहां पर। अब जो अल्टरनेटिंग करंट होती है बेटा, उसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उसमें ना 3 तरह की वैल्यूज होती हैं। डीसी में तो एक ही तरह की वैल्यू रहती है, तो एसी में 3 तरह की। एक होती है आई एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल का मतलब है अगर एक इक्वेशन ऐसे से ऐसे जा रही है एक टाइम पीरियड में, कह लीजिए यहां से यहां तक, तो आपकी जो आई एवरेज आती है वो बेटा आती है यहां पर, देखिए 0। तो एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल आई एवरेज 0 हो जाएगा। आई एवरेज इसलिए हाफ साइकिल में हमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो हाफ साइकिल का मतलब केवल यहां से यहां तक इतना। तो अगर हाफ साइकिल में इतनी वैल्यू ले रहे हो तो आती 2/पाई आई नॉट के बराबर। 2/पाई की वैल्यू होती है 0.637 आई नॉट। तो ये जो वैल्यू डिफाइंड है यहां पर, ये हाफ साइकिल के लिए डिफाइंड है। इसी तरह ई एवरेज वोल्टेज की बात की जाए तो 2/पाई ई नॉट 0.637 ई नॉट के बराबर। और इसी को हम आई एवरेज या आई मीन बोलते हैं ओवर दी हाफ लाइफ साइकिल। तो जब तक बोला ना जाए आपको, अगर मीन की बात कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हाफ साइकिल के अंदर ही वो वैल्यू आप समझेंगे। फिर एक होती है आई आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। तीनों नाम एक ही हैं। जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। ये 3 नाम है लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। ये आई आरएमएस का मतलब होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, यानी 0.1 अपॉन रूट टू को सॉल्व करेंगे तो 0.707 आई नॉट। और ई आरएमएस का मतलब होता है ई नॉट अपॉन रूट टू, जो कि है 0.707 ई नॉट के बराबर। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो आरएमएस जो 3 वैल्यूज हैं इसी की, वो कौन कौन सी बेटा जी होती है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है फेजर्स। एक्चुअली क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये एक वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती, स्केलर है। करंट भी स्केलर है, वोल्टेज भी। लेकिन अगर इसकी स्टडी में एक वेक्टर की तरह करते हैं तो ये इसका जो थ्योरी है वो पूरा मैच कर जाता है आपके प्रैक्टिकल रिजल्ट से। इसलिए और हमारी चीजें आसान भी हो जाती हैं। तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को और वोल्टेज को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। जिस वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं उसी को हम बोलते हैं फेजर्स। अब ये फेजर्स क्या होते हैं, तो फेजर्स होते हैं एक रोटेटिंग वेक्टर। मतलब इस तरह का बना दीजिए, एक वेक्टर है
जो कि ऐसे रोटेट करेगा, और रोटेट ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहा है, और रोटेट करने की जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा के बराबर होती है। तो ए फेजर इज ए वेक्टर रोटेट अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसी को फेजर बोलते हैं। और इसका ये जो लंबाई होता है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। अगर ये करंट है तो मान लीजिए आई नॉट है, और इसका जो प्रोजेक्शन होता है यहां पर, ये जो प्रोजेक्शन है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, जिसे आप आई कह सकते हैं। तो ई को भी इसी तरह दिखाते हैं, आई को भी इसी तरह दिखाते हैं। तो कई जगह आपसे पूछा जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं कि फेजर का मतलब क्या है। और इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है जो आपकी हेल्प कर सकता है। ए रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स ए साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेजर्स। तो ये फेजर्स क्या होते हैं। अब आता है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम का क्या मतलब है कि एक ही डायग्राम के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों को आप यहां पर बना दें विथ प्रॉपर या सुटेबल एंगल्स बिटवीन देम, उसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। मतलब जैसे ये आपने खींचा था एक, अगर आप करंट बना रहे हैं और यहां पे मान लीजिए वोल्टेज भी बना दिया, ये करंट का बना दिया, आई मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं ई, तो दो और इसके बीच का कोई एंगल दिखा देंगे प्रॉपर। तो ये जो डायग्राम कहलाएगा ये बोला जाता है फेजर डायग्राम। यही बात यहां पर देखिए लिखी है, डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यानी कि ओमेगा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। As rotating vectors, phasors, along with proper phase angle between them is called the phasor diagram. तो E is equal to E naught sin omega t और I is equal to I naught sin omega t plus phi, ये वैल्यू लिखी है। इन दोनों के बीच में जहां पर देखिए ये फाई एंगल है, और जब भी ये जैसे E लिखा है यहाँ ओमेगा टी, तो ओमेगा टी ये ई वाला देखिए एरो है, ओमेगा टी ये एंगल हो जाता है एक्स एक्सेस से, सिंपल। और ओमेगा टी प्लस फाई यहां से लेंगे तो फाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। तो अब ये फेज डिफरेंस की बात होती है, जिसे फेजर डिफरेंस भी बोला जाता है। तो अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये वोल्टेज का इक्वेशन, और करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये जो आर्गुमेंट होता है या जो एंगल होता है, ये इस एंगल को ही आप बोलते हैं बेटा फेज। तो ये हो गया वोल्टेज का फेज, और ये नीचे वाला हो गया इतना करंट का फेज। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालोगे उसे बोलते हैं फेज डिफरेंस, सिंपल एज दैट। तो φ2 माइनस φ1, जैसे कि इक्वेशन लिखी थी, तो ओमेगा टी प्लस 5 में से ओमेगा टी आप घटा देंगे तो φ इज द फेज एंगल, सिंपल। अब आता है इंपीडेंस एंड रिएक्टेंस। देखिए जो काम डायरेक्ट डीसी सर्किट्स में होता है वहां क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोजिशन टू द करंट देता है। वही काम अल्टरनेटिंग करंट में जो अपोजिशन टू द करंट है उसके नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे अगर हम पूरा एक एसी सर्किट लेते हैं, तो एसी सर्किट के अंदर पूरा अपोजिशन टू द करंट जो मिलता है, पूरा जो अपोजिशन टू द करंट है उसे बोला जाता है इंपीडेंस। और इंपीडेंस को आप Z से शो करते हैं, और Z की वैल्यू देखिए यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है। Z की वैल्यू हो जाती है V अपॉन आई, या V नॉट अपॉन आई नॉट, या V RMS अपॉन आई RMS। तो इसको याद करिए, ये क्या है, दैट इज इंपीडेंस। और या इसी की जगह जब रिएक्टेंस की बात होती है, तो मान लीजिए किसी एसी सर्किट के अंदर केवल इंडक्टर लगा हुआ, ये मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है ना, ये एसी सर्किट का निशान है, ऐसे एल, या केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पर केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे बात कर लीजिए। तो ऐसे में जो अपोजिशन टू द करंट मिलता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस केस में एल के केस में एक्सएल, उसको लिखते हैं ओमेगा एल। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं कैपेसिटेंस के केस में, जिसे एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो जब ये अलग अलग रहते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और पूरे सर्किट की जब बात की जाती है तो हम बोलते हैं इंपीडेंस, जो मैंने ऊपर लिखा। ये पूछा जाता है, अलग से सिलेबस में मेंशन है, इसलिए आपको क्लैरिटी होने की जरूरत है बेहतर। अच्छा, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रजिस्टर। अब सिंगल सिंगल बात करेंगे कि अगर एसी सर्किट है, केवल रेजिस्टेंस है, केवल एल है, केवल सी है, तो क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जब हम बोलते हैं कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, तो उसको कभी कभी कहा जाता है प्योर रजिस्टर सर्किट। तो ये केवल अगर रेजिस्टेंस लगा है इसी सर्किट में तो हमको बोलते हैं प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। यहां पर देखिए ये जो सिंबल है, ये अल्टरनेटिंग करंट का E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप जानते हैं जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है वो ये लिखा हुआ है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जब आप कैलकुलेट करके इसके अंदर की करंट निकालते हैं तो करंट का भी देखिए ये इक्वेशन निकलता है यहां पर।
अब ध्यान से अगर देखिए तो ये तो फेज कहलाता है और ये भी फेज कहलाता है, दोनों सेम ही चीज है, इसलिए ये सेम फेज में होते हैं। मतलब E एंड I आर इन द सेम फेज, यानी जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में बेटा करंट होती है। तो ये फेजर डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए I का करंट का बना रखा I नॉट, ये इसका फेज कह सकते हैं ओमेगा टी, ये क्या है एंगल ओमेगा टी, और ये ई नॉट है उसी डायरेक्शन में, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस किसी क्षण कितनी वैल्यू है ये रिप्रेजेंट की गई। ये इसका वेव फॉर्म है, ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी, साथ साथ देखिए बढ़ रहे हैं। मतलब कि जब पीक अचीव होती है तो आई और ई की सेम है, जब जीरो है तो दोनों साथ में जीरो है, जब मिनिमम है तो दोनों साथ में जीरो है, तो दे आर इन हार्मोनी बोलते हैं, यानी कि दोनों के दोनों सेम फेज में है। तो ये आप पकड़ के रखिए कि ये सेम फेज में होते हैं बेटा। अब अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग ओनली ए इंडक्टर, अब जब केवल एक इंडक्टर इसके अंदर लगा होता है, जैसे एल लगा हुआ आप देख रहे हैं, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो सोर्स का वोल्टेज हो गया ये। और करंट की जब आप इक्वेशन सॉल्व करके निकालते हैं तो ये करंट की वैल्यू देखिए निकल के आती है। अब इस करंट की वैल्यू में ध्यान से देखिए, ये तो इसका फेज है और ये वाला इसका फेज है, तो ये फेज सेम नहीं है। एक्चुअली देखें तो जो वोल्टेज से जो करंट है वो π/2 पीछे है, क्योंकि -π/2 हो गया है। तो यहां इसीलिए लिखा जाता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, I लैग्स बिहाइंड E बाई π/2, नॉट इन फेज, दे आर नॉट इन फेज, अलग अलग फेज है। इसलिए जब हम वोल्टेज को बनाते हैं, इसी वोल्टेज को E नॉट, देखिए ये एंगल ओमेगा टी हो गया, उससे π/2 पीछे हम I नॉट बनाते हैं, क्योंकि I नॉट प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपका वोल्टेज से पीछे होता है। और इसी तरह ये फेज डायग्राम हो गया, ये व्हाइट वाली लाइन जो है वो E को दिखा रही है, और ये जो थोड़ी रेड कलर की लाइन है वो π/2 पीछे चल रही है। मतलब ये जो उसने पीक अचीव किया है ये π/2 एंगल के बाद अचीव कर रहा है, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, जो कि 2πfl के बराबर होती है, जिसे आप बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। फॉर एसी, अब देखिए एसी के लिए एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा अपोजिशन अल्टरनेटिंग करंट का उतना ज्यादा हो जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को जल्दी ये पास नहीं होने देगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जबकि डीसी करंट के केस में क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो यहां एक्सएल की वैल्यू जीरो होगी, यानी डीसी तो अलाउड है, आप मोटे तौर पे कह सकते हैं, और एसी हाई फ्रीक्वेंसी की अलाउड नहीं है। ये हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हाई न्यू या हाई एफ। तो आई आर एम एस की वैल्यू होती है ई आर एम एस अपॉन एक्सएल, और ये ग्राफ बड़ा आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करके रखिएगा। यहां पर फ्रीक्वेंसी है, ये एक्सएल है, और लीनियर रिलेशनशिप होती है एक्सएल वर्सेस एफ। इस ग्राफ को बड़ा पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इंडक्टिव रिएक्टेंस की तैयारी कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है, मैंने कहा वो भी लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं जब बात ही कर रहे हैं। यहां देखिए एक इंडक्टर सर्किट होता है, एक बल्ब है, तो आपके यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है कि यहां पर अगर हम एक आयरन की रॉड इस इंडक्टर सर्किट में इंसर्ट कर दें, या ऑलरेडी इंसर्ट है बाहर निकालें, तो क्या होगा। तो आयरन रॉड इंसर्टेड इन एल, या आयरन रॉड टेकिंग आउटसाइड एल, दो केस हो सकते हैं। तो अगर आप ये देखें कि जब आप यहां पर इंसल्ट कर रहे हैं रॉड को, तो क्या होगा। तो होगा ये कि जब आप, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन की है या आयरन की है, तो उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से इसका एल इस कॉइल का बढ़ जाता है, जिससे एक्सएल की वैल्यू आप देखिए इंक्रीज होती है। और एक्सएल क्या होता है, अपोजिशन टू द करंट, तो करंट की वैल्यू घट जाती है, यानी बल्ब जो है पहले से धीमा जलने लगेगा, यानी डिमर हो जाएगा। अगर इसके अंदर अब ये रॉड इंसर्ट कर रहे हो तो बल्ब डिम हो जाएगा, और अगर अंदर से बाहर निकाल रहे हो तो बल्ब ब्राइटर जलने लगेगा। ये बात पकड़ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर, अगर किसी सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा है, जिसे प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, वोल्टेज का सोर्स बेटा। और जब आप करंट को कैलकुलेट करते हैं तो करंट की वैल्यू देखिए ये आती है इक्वेशन। तो यहां पे फेज है ओमेगा टी और यहां है ओमेगा टी प्लस π/2। तो आप देख रहे हैं कि ओमेगा टी से π/2 एंगल ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि करंट लीड्स द ई बाई π/2। इस बात को पकड़ के रखिए, करंट क्या करता है, वोल्टेज को π/2 एंगल से लीड करता है, आगे चलता है। और ये इसका फेजर डायग्राम है बेटा, ये जो कि ई नॉट बना रखा है, उससे करंट की वैल्यू π/2 आगे है, बात खत्म। और ये डायग्राम भी वही शो करता है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो
ई दिखा रही है और करंट उससे पहले, तो जो ये मैक्सिमम अचीव कर रहा है वो पहले ही अचीव कर लेता है π/2। ये इसका ग्राफ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात की जाती है XC की, उसकी वैल्यू होती है 1/ωc इज इक्वल टू 1/2πfc। अब क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो XC की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कैपेसिटिव सर्किट आपका अल्टरनेटिंग करंट को पास करते हैं। मोटे तौर पे हाई फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, इसको वो अलाउ करेंगे और डीसी को वो ब्लॉक कर देते हैं। तो डीसी के लिए एफ होती है 0, तो XC विल बिकम इनफाइनाइट। तो इस बात को याद रखिए, किसकी बात हम कर रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव सर्किट की हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा। अब देखिए यहां की बात की जाए इसके ग्राफ की, तो ये XC है, ये F है। तो XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/f, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये ग्राफ भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से जरूर करके रखिए आप। आगे बढ़ते हैं, अब LR सर्किट की बात करते हैं, जिसके अंदर L और R, ये देखिए L और R दोनों लगे हुए हैं। तो जब इसका आप फेजर डायग्राम खींचते हैं, देखिए यहाँ पर कलर दिखेगा नहीं तो मैं रेड करने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए, एक आपने ये आई खींचा, क्योंकि सीरीज में तो आई को बेस मान लेते हैं रेड कलर में, और ये जो आपका ये जो आर वाला वोल्टेज है वो तो सेम फेज में होता है, ये देखिए VR इसी के आगे खींच दिया है। और एल जो होता है वो क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है इस आई से, ये लीड कर रहा है। तो इस VL और इस VR का पूरा जो रिजल्टेंट होता है, वेक्टोरली जो रिजल्टेंट होता है वो ई आता है आपका, ये देखिए ई। तो इसी को जो इक्वेशन बन जाती है, यहां पर क्या करता है, ई जो है इस करंट को लीड कर रहा है। कितने एंगल से लीड कर रहा है, 5 एंगल से। वो 5 एंगल कितना है उसको निकालने के लिए देखिए लिखा भी है, ई लीड्स द आई बाई 5 एंगल। ई जो है आई को 5 एंगल से लीड करता है इन LR सर्किट, या कह दीजिए आई पीछे है, एक आदमी आगे है तो दूसरा पीछे होगा। tan phi कितना, XL/R या ओमेगा L/R। इक्वेशन भी ध्यान रखिए, E की वैल्यू होती है E0 sin ओमेगा टी और I की होती है I0 sin ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि यहां पे करंट पीछे है, जैसा आपको फेजर डायग्राम से दिखाई पड़ रहा है बेटा। अब आता है CR सर्किट। अब CR सर्किट का मतलब है RC सर्किट, R और C लगे हुए हैं। इससे ना घबराना, पहले C लगाए कि R लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने करंट देखिए बनाई, और करंट की डायरेक्शन में ही जो VR ड्रॉप होता है इसके ऊपर, ये उसी डायरेक्शन में, ये देखिए VR। लेकिन जो ड्रॉप होता है आपका कैपेसिटर पे पोटेंशियल, वो तो क्या करता है, लैग करता है करंट से। तो इस करंट से π/2 आपने पीछे खींच दिया। ये कितना एंगल है, इतना π/2। और इसका, इस पूरे का, यानी मैं पूरा ऐसे बनाऊं, इसका और इसका रिजल्टेंट, ये आपका यहां पर ई आ जाता है। तो ई देखिए इस करंट से पीछे है, कितना पीछे है, 5 एंगल। तो उसको निकालना हो फाई कितना है, तो tan phi की वैल्यू XC/R होती है, जो कि 1/ωc/R लिख सकते हो। E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, और क्योंकि करंट आगे है तो I0 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो इस इक्वेशन को भी याद रखिए CR सर्किट के लिए या RC सर्किट के लिए। अब आता है आपका तीनों जब मिक्सिंग हो जाती है, मैं कलर फिर से बदलना चाहूंगा यहां पर तो यहां पर सीरीज LCR सर्किट जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों कंपोनेंट R, L और C, तीनों कंपोनेंट को सीरीज में लगा दिया जाता है। इसका भी फेजर डायग्राम बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए क्या करिए, करंट क्योंकि तीनों में सेम जाएगी तो पहले करंट खींच लेते हैं, ये देखिए I खींच लिया। अब इस पे जो VR ड्रॉप हो रहा है वो तो I की डायरेक्शन में, क्योंकि R के अंदर I और V एक ही सेम फेज में होते हैं, ये उसी के सामने सीधे हमने बना दिया। अब ये जो L पे VL होता है, ये जो VL ड्रॉप हो रहा है, ये VL इस करंट से आगे लीड करता है 90। तो इसके आगे ये देखिए VL वाला बना दिया आगे 90 डिग्री, यहां से यहां तक कितना है, 90। और ये जो VC होता है, ये करंट से लैग करता है 90 डिग्री पीछे। तो इस करंट से आपने पीछे VC खींच दिया। अब अगर हम इसको आपको समझाने के लिए मान लें कि VL VC से बड़ा है, तो ये VL और VC एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पर है। तो यहां से इस VL में VC घटा दो तो इतना एंगल, इतनी एरो बचता है VL माइनस VC। तो VL माइनस VC और इस VR टोटल यहां से यहां तक का, इस पूरे का रिजल्टेंट ये E आता है। और E इस करंट से देखिए 5 एंगल यहां पर आगे। वो 5 एंगल कैसे निकालते हैं, वो 5 एंगल हम यहां से निकालते हैं। तो tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC/R, ये 5 एंगल हो गया। और 5 एंगल में क्या आप देख ही रहे हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है, इसे बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। ये XL माइनस XC, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल,
ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, ये वाला हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा इंपीडेंस जेड। और कितनी इसका इंपीडेंस कितना है जेड, उसका फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और कितनी करंट इसके अंदर जा रही है, वो जा रही है करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको बढ़िया से पकड़ के रखा जाना चाहिए। अब कुछ स्पेशल केस, तो पहले स्पेशल केस में क्या होता है, जब एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है, या कह दीजिए वीएल वीसी से बड़ा है। भाई यहां पर पिछले वाले केस में हमने मान लिया था ना वीएल वीसी से बड़ा, लेकिन जरूरी थोड़ी है भाई, ये जो बात मानी थी कि वीएल वीसी से है, एक्सएल एक्सी से बड़ा है, तो वीएल वीसी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और साथ साथ बराबर भी हो सकता है। तो अगर वीएल वीसी से बड़ा है तो ये इंडक्टिव सर्किट की डोमिनेट करेगा। उस समय इंडक्टिव सर्किट डोमिनेट करने का मतलब ई लीड करेगा, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन हो जाएगी, और करंट की इक्वेशन हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इसको आप पकड़ के रखिए, बहुत सिंपल है। और ये फाइव कितना है, वो टेन फाइव का मतलब एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, बढ़िया। और ये कॉस फाइव आर अपॉन जेड भी होता है, इसे पावर फैक्टर भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अगर हमारा वीएल वीसी से छोटा है तो वीसी बड़ा है, यानी इसका डोमिनेंस होता है कैपेसिटिव सर्किट का। डोमिनेंस का मतलब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो कैपेसिटिव सर्किट की ज्यादा होगी। कैपेसिटिव सर्किट में क्या हुआ करता था कि जो वोल्टेज है वो लैग करता है या करंट लीड करती है, तो वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये करंट यहां लीड कर रही है, कितने से लीड कर रही है, तो टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, जो बड़ा है उसको पहले रख देना, और कॉस फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड। फिर तीसरी चीज होती है जब वीएल और वीसी बराबर हो जाए, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपको मिलता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, या आप कह सकते हैं इस समय रेजोनेंस हो रहा होता है। तो इस समय फाई की वैल्यू जीरो होगी, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, ये देखिए सेम फेज में। तो ये स्पेशल केस आपके लिए वाकई स्पेशल है, इसको जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। अब रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट, भाई रेजोनेंस कंडीशन किसे कहते हैं, तो रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है कि सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट जब आपको मिलती है तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। वो मैक्सिमम करंट आपको कब मिलती है, वो तब मिलती है जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है, मतलब इंपीडेंस कम होना। तो Z कम कब होगा, मिनिमम जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा। तो इन सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस कंडीशन व्हेन द करंट हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, और कब होगा, जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा। इस समय जब एक्सएल बराबर एक्सी किया जाता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वैल्यू जो निकलती है 1 अपॉन अंडर रूट एलसी होती है, उसको याद रखें। और केवल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। और एक क्यू फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, यानी रेजोनेंस कितना अच्छा हो रहा है, इससे पहचान की जाती है। तो 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। तो अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा है तो रेजोनेंस बहुत बढ़िया, यानी पीक बहुत अच्छा अचीव हो रहा है। ये रेजोनेंस का एक ग्राफ होता है, ऐसे करके आगे ये ग्राफ बनाया है, ये पीक करंट का ज्यादा अचीव हो रहा है। ठीक, अब यहां पे ग्राफ है, दिखाया गया है कि ये आई नॉट इधर दिखा रहे हैं और इधर ओमेगा है। तो देखिए क्या है कि अगर हम रेजिस्टेंस को ज्यादा कर देते हैं तो भी जो जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, द पीक ऑफ आई नॉट कम हो जाता है। और अगर करंट को हम यहां पे लो आर कर दें, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में कम रखें, तो जो मैक्सिमम करंट होती है आई नॉट, वो बहुत ही टॉप या पीक ज्यादा अचीव करती है। ध्यान रखिएगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती आर से, आर घटाओ या बढ़ाओ ओमेगा आर विल बी सेम, बट वैल्यू ऑफ आई नॉट विल बी डिफरेंट। तो आर कम होने से आई नॉट बढ़ जाता है, ये बात आपके दिमाग में, जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अब पावर इन एसी सर्किट्स की बात की जाए तो पी एवरेज, ये क्या है, एक एवरेज पावर की बात की गई है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये एक आपकी एवरेज पावर है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में क्या होता है, फाई की वैल्यू बेटा जीरो होती है, आप जानते हैं फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो उस समय कॉस जीरो रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। प्योर इंडक्टिव अगर है तो फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, पी एवरेज जीरो, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 यहां जीरो हो जाएगा। इसी तरह प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो फाई की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2, तो कॉस माइनस पाई बाई 2 रखेंगे, वो भी शून्य हो जाएगा, तो पी एवरेज जीरो। यानी प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो होता है। ये दोनों ही एग्जाम्पल होते हैं वॉटलेस करंट के, कि करंट तो है लेकिन पावर जीरो है।
सीरीज एलसीआर सर्किट का नॉर्मल फॉर्मूला जनरल पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और रेजोनेंस कंडीशन में क्योंकि आप जानते हैं एक्सएल बराबर एक्सी होता, फाई की वैल्यू 0, तो पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस की वैल्यू यहां निकलेगी। और ये जो इसे बोलते हैं पावर फैक्टर, आगे शायद मैंने ये लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज ए पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर हो गया। पावर फैक्टर बोला जाता है कॉस फाई को, क्योंकि जो पावर होती है, जो फॉर्मूला आपने लिखा था ये, इसमें देखिए ई आर एम एस आई आर एम एस तो सेम बना रहेगा, कॉस फाई बदलने से पावर बदल जाती है, इसीलिए इसको बोल देते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कॉस फाई आर अपॉन जेड के बराबर होता है। फॉर प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट पावर फैक्टर 0, क्योंकि फाई की वैल्यू या तो प्लस पाई बाई 2 या फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई 0 होता है, तो जब फाई आपका 0 होगा तो उस समय कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है पावर फैक्टर की, है ना। और एट रेजोनेंस कॉस फाई इज इक्वल टू अगेन 1, तो रेजोनेंस पे कितना पावर फैक्टर होगा 1, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कितना होगा 1, इसको पकड़े रहिएगा। वॉटलेस करंट की बात होती है। वॉट देखिए जैसा नाम में ही है वॉटलेस, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की, यानी पावरलेस करंट, यानी सर्किट में पावर, सर्किट में करंट तो है लेकिन पावर नहीं है, ऐसे करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट बेटा। द करंट इन एसी सर्किट इज सेड टू बी वॉटलेस इफ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड विद द सर्किट इज 0। तो जो एग्जांपल होते हैं इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट्स, उसमें पावर कंजम्पशन आपका 0 मिलता है, क्योंकि आप देख चुके हैं अभी, तो ये वॉटलेस करंट कहलाएंगी। अब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, इस पे 5 नंबर का भी सवाल आपके यहाँ आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर है हमेशा एसी सर्किट में ही काम करते हैं, डीसी सर्किट पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो को हाई में चेंज कर सकता है, और इसी तरह एसी करंट को, हाई करंट को लो करंट में, लो करंट को हाई करंट में। ये सारी बातें अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही हैं, डीसी पर ये काम नहीं करता है, ये दिमाग में एकदम ठसा होना चाहिए, ठीक। अब ये ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये इसका कीवर्ड है। जो म्यूचुअल इंडक्शन है उस पे ये काम करता है। व्हेन ए चेंजिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द टू इंडक्टिव कपल्ड कॉइल, से 2 कॉइल होती है, देखिए ये प्राइमरी है, ये जो कपल की गई है ये सेकेंडरी, ये दोनों कपल्ड है। तो एक में जब फ्लक्स में चेंज होता है तो वही फ्लक्स में चेंज दूसरे में होता है, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये इसका प्रिंसिपल है। कीवर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन इज द की पॉइंट फैक्टर। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, ये 1 का मतलब आप यहां पर P से समझिएगा प्राइमरी, और 2 का मतलब सेकेंडरी से, तो इसे आप लिख सकते हैं I प्राइमरी अपॉन I सेकेंडरी। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन, ये फॉर्मूला बहुत, यही फॉर्मूला 2 ही है ये इसके अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़े रहिएगा। तो ये याद करके रखिए, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है इन द कॉइल N2 अपॉन N1, और ये एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ये हमेशा आता है, 3 एनर्जी लॉस नॉर्मली आपसे ये पूछते रहते हैं, इनको बहुत पड़ी रहती है कि बच्चों को मालूम हो एनर्जी लॉस। तो एक होता है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्योंकि ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो तार लपेटते हैं, भाई जितना तार लपेटेंगे लंबा होता जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा पैदा होगी, तो पावर लॉस होगा, दैट इज बोलते हैं कॉपर लॉस। एडी करंट लॉस, इसको याद कर लीजिए, एडी करंट अब आपके कोर्स में नहीं है। हिस्टेरेसिस लॉस भी याद कर लीजिए, हिस्टेरेसिस भी खत्म हो गया, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जब होता था तब उससे हिस्टेरेसिस लॉस आपको मिलता था, वो अब कोर्स में है नहीं तो बात करना बेकार है। फ्लक्स लीकेज, अब क्या होता है यहां पर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी मानिए, तो हम ये मान के चले थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना फ्लक्स यहां बदलेगा उतना ही एसोसिएटेड इससे है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि 100% काम हो, इसलिए फ्लक्स का लीकेज होगा। हमिंग लॉस क्या होता है, जब मैग्नेटो कंस्ट्रक्शन, जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है, जब एसी बदलने से, तो थोड़ा सा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमिंग साउंड आती है आपकी ट्रांसफार्मर में, ऐसी आवाज आती है जब भी किसी ट्रांसफार्मर के आसपास से निकलेंगे, आपकी कॉलोनी में लगा होगा, हर जगह 400-500 मीटर पे लगा हुआ दिख जाएगा, तो थोड़ी दूर से सुनेंगे तो सुनाई पड़ जाएगा, पास ना जाइएगा, खतरा हो सकता है ना, क्योंकि तेल वेल भरा होता है उसमें, तो हमिंग लॉस वाली सिचुएशन बन जाती है, वो भी लॉस है। तो ये 5 लॉसेस होते हैं, 3 जो भी पूछे जाए आप कह सकते हैं।
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर को बहुत दूरी तक कैसे भेजा जाता है, तो देखिए हम लोग का जहां घर होता है उससे जो पावर प्लांट होता है वो 300 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर, बहुत दूर होते हैं। तो वहां से पावर बनाकर हमारे घर तक कैसे भेजी जाए, तो उसके लिए हम करते क्या है, देखिए P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला है। अगर हम ज्यादा करंट पर फ्लो कराएंगे करंट को, तो हमारी जो वायर्स हैं, जो खंबे पे तार लगी हुई हैं, उसमें करंट ज्यादा होने से ये जूल्स ऑफ हीटिंग के अनुसार ज्यादा हीट पैदा होगी और पावर लॉस पहले हो जाएगा, करंट हमारे घर तक पहुंच ही नहीं जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि करंट को मिनिमाइज करना। और करंट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, पावर वही रखनी है, V को ज्यादा कर देना। तो जब V ज्यादा हो जाएगा तो I कम हो जाएगा, क्योंकि V इंटू I का मल्टीप्लीकेशन पावर होता है। तो हम शुरू में जहां पे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करने वाला ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन का मतलब होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करने वाला ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को काफी बढ़ा देते हैं, और बढ़ाकर हम जो एरिया सब स्टेशन आपके मोहल्लों में जब लगे हुए हैं, जो जो लगे होते हैं स्टेशन, उससे भी एक सब एरिया होता है बड़ा, उससे स्टेशन वहां पर भेजे जाते हैं। हाई वोल्टेज मिलती है, फिर उससे स्टेप डाउन करते हैं 11,000 वोल्ट पे, ऊंचे ऊंचे खंबे हैं। और आपके घर वाला जो बाजू में जो 400-500 मीटर पे आपको ट्रांसफार्मर दिखता है कंज्यूमर वाला, उससे फिर से उसको स्टेप डाउन करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में तो 220 वोल्ट चाहिए, तो इस 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, हम घर पर इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। इससे होता यह है कि पावर लॉस जो ट्रांसमिशन में होना चाहिए वो कम से कम होता है, और घर तक हमें बिजली मिल जाती है। ध्यान ये रखिएगा, V को हमें बढ़ाना है, I को कम करना है, जिससे पावर हमारे घरों तक पहुंच सके। अब ये पूरा हमने रिवाइज कर दिया, कुछ बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, हेल्प के लिए कुछ कोर्सेज तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। 10 साल के PYQ, NCERT और डेरिवेशंस आप लगाते ही, उनका एक वीडियो कोर्स मैंने बना दिया है ऑल इन वन के नाम से। तो कहीं भी आपको PYQs में, NCERT में डेरिवेशन में दिक्कत हो, 130 डेरिवेशंस हैं, तो आप ऑल इन वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपिटेंसी क्वेश्चन वाला कोर्स है, 24 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और स्कूलों में आप देखिए तो असर्शन रीजनिंग केस स्टडी की प्रैक्टिस बहुत कम होती है, तो मैंने केस स्टडी 60 से ज्यादा रिकॉर्ड करके इसमें दे दी है, और NCERT एग्जाम्पलर के भी MCQ दे दिए, इसे पक्की तौर पे आप 24 नंबर अपने पक्के कर सकें। फिर ये कई बच्चे नोट्स नहीं बना पाते या नहीं बने होते हैं, तो सुपर नोट्स कॉम्बो, इसमें थ्योरी नोट्स मैंने हाथ से लिख के डाले हुए हैं, कुछ टाइप्ड भी हैं, डेरिवेशंस भी हैं, फॉर्मूला शीट भी है, NCERT वीडियोस भी हैं। तो जहां चैलेंज महसूस हो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। कई बच्चों कहना होता है कि सर हमको PYQ लगाना ही लगाना है, कंपिटेंसी लगाना ही लगाना, रिवीजन करना ही करना है, तो तीनों चाहिए। तो तीनों आपको इकोनॉमिकल कॉस्ट में पड़ जाए, इसलिए मैंने क्या किया है, द्रोणा के अंदर इन तीनों कोर्स को बंडल कर दिया है, दे दिया है। तो तीनों कोर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, साथ में पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, माइंड मैप वगैरह भी इसके अंदर है। तो आप द्रोणा लेकर अपना पूरा काम वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह इसको देख सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको द्रोणा दिखेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा ये 30 मिनट का वीडियो, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।